सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हर बार एक नए मुद्दे के साथ हम आते हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में मौजूद हमारे ख़ास अतिथि, विशेष मेहमान आप तक उस मुद्दे से जुड़ी पूरी जानकारी पहुंचाते हैं, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, खेल जगत हो, मनोरंजन जगत हो या वो सामाजिक मुद्दे जिनका आप तक पहुँचना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अब आप परिचय के भी मोहताज नहीं हैं। अब तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो फिर भविष्यवाणियों का वो अंबार सुमिताचार्य जी के जरिए वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और हर हर महादेव, क्योंकि इसी से सुमिताचार्य शुरुआत करते हैं अपनी हर सुबह की। क्या मैं सही कह रही हूँ? हर हर महादेव। हर हर और महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए सबीना जी। बिल्कुल, देखिए हम भविष्य के बारे में तो बात करेंगे और उन भविष्यवाणियों की भी बात करेंगे जो आपकी पूरी भी हुई है, जो आपकी पूरी नहीं भी हुई है, जिसे लेकर आप विवादों के घेरे में भी रहे हैं और जिसे लेकर आपने खूब सारी सुर्खियां भी बटोरी। और अब आने वाला 5 महीने यानी कि साल 2027 से पहले कि ये 5 महीने कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सबसे बेहतर है और जो सबसे खतरनाक है। लेकिन सुमित जी, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम भी आप पर लगते रहे हैं, ऐसे में हम आज दर्शकों तक ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका सफर शुरू हुआ कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुमिताचार्य जी अचानक से धर्म की दुनिया में आ गए और धार्मिक तौर पर भविष्यवाणियों का ये पूरा अंबार लगा दिया। आपकी जुबानी आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपका सफर कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्या चुनौतियां रही और क्यों धर्म ही? देखिए, ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं और विज्ञान में मेरी अहम रुचि हमेशा से रही है। अच्छा। बचपन में मेरे नाना जी ने मेरी कुंडली का निर्माण जब किया तो उन्होंने लिखा था कि ये ज्योतिषी बनेगा। ये आपके नाना जी ने मेरे नाना जी ने लिखा अच्छा, था। मतलब मेरे आपका अपने परिवार नाना भी धर्म से पूरी तरह से जुड़ा रहा है। हाँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो वो तो होना ही है। अच्छा। लेकिन मेरे नाना जी जो अपने नाना है उनका तो पहले देहात्याग हो गया था। नाना जी के जो चचेरे भाई थे उन्होंने बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य वो रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने लिखा था ज्योतिषाचार्य बनेगा और मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि मैं तो साइंस में बड़ा नाम कमा रहा था। आपने देखा होगा कि 18 की उम्र में 28 आविष्कार मेरे आर्टिकल्स आते थे। पानी से चलने वाली कार का आपने सुना होगा, वो एक्सपेरिमेंट मेरा ही कंडक्ट किया हुआ था। जी हाँ, मेरा था। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था तब। उसके बाद तो विज्ञान और धर्म तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है। अरे, अगस्त संहिता लिखा गया, अगस्त मुनि ने लिखा था बैटरीज कैसे बनता है, विद्युत कैसे बनता है। आप धर्म के जानकार मानते हैं ना, हम जैसे आम इंसान सोचते हैं एक वैज्ञानिक, एक धर्माचार्य या ज्योतिषाचार्य कैसे बन सकता है। मैं गंगा जी में डूब गया था। अच्छा। मणिकर्णिका घाट पर। और कौन से साल की बात होगी? ये बात 2019 की है। अच्छा। मैं वहाँ डूबा और डूबने के बाद जब मेरी जान एक तरीके बच गई गंगा नदी में, तो मेरा सब मोह भंग हो गया इधर से और मेरा इच्छा हुआ कि मैं प्रॉपर साधना में जाऊंगा। ये एक नए जन्म के तौर पर हुआ? नए जन्म के तौर पर मानिए, क्योंकि मैंने 2 साल तक बकायदा साधना करी और उसके बाद फिर मैंने ये धर्म का प्रचार शुरू किया। साधना कहाँ की आपने? साधना मैंने बिहार में करी। बिहार में की? बिहार में कहाँ पर? बिहार में उमगा धाम है। हमारा जो पैतृक स्थान रहा बिहार रहा, लेकिन हम लोग 2-3 पीढ़ी से बिहार में रहे। अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरा इच्छा हुआ कि वहीं पर जाकर के इसको करना। आपने साधना की? साधना करी, हाँ। तो देवी का साधक मैं रहा हूँ और शंकर जी का भी साधक रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लोगों को भी साधनाएं सिखाता भी हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। कई बार अपने सोशल मीडिया पर रात को 2 बजे मेरी रात्रि पूजा मैं प्रतिदिन करता हूँ। हाँ, मैंने देखा है। रात्रि पूजा का एक कवच भाग होता है, कवच सुना करके बाकी पूजा मैं बाद में करता हूँ। तो ये मैं करता हूँ कई बार। हालांकि ये जो चीज़ है विज्ञान जो है, मैंने ये देखा कि हमारे जो पुराण है, नारद पुराण है, वराह पुराण है, इसमें जितना विज्ञान है वो विज्ञान अभी प्रेजेंट का विज्ञान उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि रिसर्च आप अगर इसको ट्रांसलेट भी कर दें तो हर बार एक रिसर्च पेपर तैयार होगा। कक्षा 7वीं में पढ़ता था, मेरे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। एक आपका यूरोप में हुआ और एक न्यूयॉर्क में हुआ था। वो रिसर्च पेपर था कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों रहती है। तो वो रिसर्च भी मैंने शास्त्र से निकाले। तो अभी भी सबको कहता हूँ कि शास्त्र पढ़िए, वहाँ से रिसर्च निकलेगा और वहीं से आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। अच्छा सुमित जी, आप क्या मानसिक तौर पर उस शांति को महसूस करते हैं? क्योंकि जिस सफ़र का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने उस सफ़र में ये भी बहुत सारे जो इन दिनों आपको ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसके पीछे की वजह ये है कि वो आपके सफ़र को जानते नहीं हैं कि आपने कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं? क्योंकि अब लोगों के दिमाग में अच्छा 6 महीने की पढ़ाई कर ली होगी, एक कुंडली देखना आ गया होगा, इसलिए ये भविष्यवाणियाँ कर दी होंगी। लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं रहा आपका सफ़र? जो इल्ज़ाम आप पर लगते हैं ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बहुत इल्ज़ामों का सामना इस वक्त आप कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको तो बड़ा दिल से नमन है, क्योंकि जो निंदक होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, वो आपको असुरक्षा के घेरे से निकाल करके सुरक्षित करवा देते हैं। ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो ये सुरक्षा मैं के बहुत घेरे पर्सनल में लेवल पर कह रही हूँ, मुझे बहुत प्रभावित करती है सुमित जी के बाद। अपने ट्रोलर्स को कभी बुरा नहीं बोलते हैं, मतलब ये भी हिम्मत चाहिए, पर मन नहीं करता जो इतना एक जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें इतनी कई बार आप शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं या अपमानजनक करते हैं। आपके फॉलोअर्स भी बहुत हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ढेर
सारा प्यार करते हैं। मैं बात सिर्फ उन ट्रोलर्स की कर रही हूँ। कभी कभी इच्छा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, समाज को अगर आपको सही दिशा दिखानी है तो इस प्रकार का एक्शन लेना या किसी प्रकार से किसी को अनाप शनाप बोलना अच्छी बात नहीं होती। आप एक ओहदे पे बैठे हैं जहां आप संसार को सिखा रहे हैं कि आप शांति का संदेश लीजिए, फिर ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य और इस तरह के ट्रॉलर आपस में लड़ने लग जाएं तो समाज को कोई दिशा नहीं मिलेगी, समाज दिशाहीन होकर के अव्यवस्थित हो जाएगी। सुमित जी, लेकिन क्या आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके अपनों का पूरा साथ मिला कि आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़कर पूरी तरह से धार्मिक दृष्टिकोण में आ जाए? मतलब क्या सिर्फ वो एक हादसा कहिए, घटना कहिए या एक बदलाव कहिए, उसने आपको कह दिया कि आपको एक नई जिंदगी मिली और आप इसमें आ गए? सबीना जी देखिए, जब आप नेशनली वायरल हो जाते हैं साइंस में, क्योंकि मैं फ्रंट पेज पे मेरे बड़े बड़े आर्टिकल्स आते थे, तो परिवार का, रिलेटिव्स का तो एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाता है, कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही मैंने धर्म का रास्ता चुना था तो पहले तो मुझे एक चीज मिली, बॉयकॉट। मतलब सब रिलेटिव्स ने बॉयकॉट करा, सब ने बॉयकॉट करा, फैमिली ने बॉयकॉट करा। नहीं है ज्योतिषाचार्य। नहीं, मुझे बॉयकॉट करा कि तुम अब आ गए हो जिस लाइन में, अब तुम बॉयकॉट मतलब छोड़ दो। मैंने घर ही छोड़ दिया था 2 साल के लिए। बेहतरीन कर रहे थे। पर 2 साल तक मैंने घर छोड़ दिया अपना। और उसके साधना साधना के लिए छोड़ा एक तो बीच में, उसके बाद भी मुझे 2 साल और मैंने घर छोड़ा। मतलब ऐसे अमूमन देखा जाए तो 4 साल के लिए मैं बाहर रहा। तो ऐसा क्यों? मतलब फिर तब परिवार को लगा नहीं कि उनके घर का बच्चा कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, या कैसे वो अलग, ये क्या प्रेशर? कनेक्ट में था, कनेक्ट में सबके था, लेकिन अब चूंकि देखिए होता है कि आप जब होनहार हो, 10th में मेरा 94% आया था नंबर, और फिर मैंने ले लिया ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट लेना एक बड़ा डिसीजन होता है भारत में। हालांकि लोगों ने बड़ी सराहना करी ड्रॉप आउट होने की, क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है तभी आप ड्रॉप आउट लेते हैं। और ये खुद से फैसले कर रहे थे आप? मेरा सारा फैसला खुद का होता है। खुद से अचानक से? हाँ, अचानक से। मेरा रहा कि एजुकेशन सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। मैंने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कॉलेजेस में भी पढ़ाया मैंने एज अ एक्सपर्ट जाकर के मैंने कई सारे लेक्चर्स वहाँ लिए। लेकिन अब जो अंदर से एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन मिलता है जिस काम को करने का, वो कहीं एकेडमिक्स था ही नहीं। तो अब सुकून मिल रहा है? बड़ा सुकून है, मुझे अच्छा लगता है ये करना। पर इस बात का कि खुशी ज़्यादा होती है कि इतने मिलियन फॉलोअर्स, इतने लोग आपको मानते हैं, आपसे राह के लिए पूछते हैं कि आगे क्या किया जाए, या फिर इस बात का ज़्यादा दुख होता है कि अब भी लोग समझ नहीं पा रहे? जी, कहते हैं ना कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान राम ने भी विप्र को इतनी बड़ी संज्ञा दी है कि विप्र के प्रसाद से वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। चाहे उनको धरणी को धारण करना हो, भूमि को धारण करना हो, चाहे लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्त करना हो, चाहे ना जीतने वाले युद्ध को जीतना हो, तो सब जगह ब्राह्मणों को इतनी श्रेष्ठता मिली है। तो ब्राह्मण होते हुए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज को दिशा दिखाने का काम किया जाए। जो हमारे कुल ने पहले किया, जो हमारे सभी पीढ़ियों ने पहले किया, उस काम को ही पकड़ना मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा। और इसलिए मुझे बड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है पितरों का कहीं आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं मेरे पितरण चाहते होंगे, देवता चाहते होंगे कि इसी तरह के काम में लग जाऊं। ईश्वर को देखा है या फिर महसूस किया है सुमित जी? सिर्फ देखने की बात कर रही हूँ, सिर्फ महसूस करने की बात कही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कलयुग है और ईश्वर को अगर आप साक्षात देख पाते हैं, आप महसूस ही कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात हुई है। एक मैं मंत्र सिखाता हूँ लोगों को आज। मंत्र है, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच में मिलेगा आपको। और इस मंत्र को आपको 2,51,000 बार जाप करना है साधना स्वरूप बैठ करके। और जब ये 2,51,000 जाप कंप्लीट होगा, जगदम्बा आपको दर्शन देने आती है। ये 100% आती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको रात्रि के समय अष्टमी या चतुर्दशी तिथि से शुरू करके 2,51,000 जाप करना है। अमूमन 1.5 महीने का समय लगता है। वही मैं समय सीमा पूछ रही थी। 1.5 महीने की 1.5 महीने की ये साधना है। एक तय वक्त पर, एक तय वक्त पर रात्रि में, रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको साधना पर बैठना है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, या कोई भी हो। महिला पुरुष सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन जो जाप की संज्ञा है, जब महिला अपने मासिक धर्म में रहे तो उस समय जाप ना करें, उस समय वो केवल पाठ करें। अच्छा। मंदिर में ना बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके, कक्ष में बैठ करके। लेकिन दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन प्राप्त होने से पहले बहुत भय उत्पन्न होता है। शुरू के 14 दिन बहुत भयभीत रहेंगे, डर लगेगा, नकारात्मकता लगेगा, हर जगह बैठा हुआ है, हर जगह लड़ाई झगड़ा भी महसूस कर सकते हैं, बेचैन रहेंगे। लेकिन धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। कहते हैं गंदगी जब साफ होती है, झाड़ू लगता है तो धूल पहले उड़ता है, उसके बाद आपको बहुत शांति का आभास होता है।
सबसे पहले आपको एक उनका गण होता है जो एक प्रेत के जैसा होता है, वो बहुत भयानक होता है। पहले वो दर्शन देगा, और वो दर्शन एक बार देगा तो 7-8 दिन तक लगातार देगा, बाद में लास्ट में जगदम्बा दर्शन देंगे। अब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने इतनी बारीकी से और धर्म को पूरा बताते हुए ये बताया कि ईश्वर के दर्शन, माँ के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, तो क्या आपने किए हैं? देखिए, अब वही बात है यहाँ पे, अगर आपने दर्शन किया या आपने अनुभव किया तो वो नहीं कहना है, या आपने किस पद्धति से किया वो नहीं कहना है, लेकिन जो पद्धतियाँ आपको पता है जिससे आप दर्शन करवा सकते हैं, कोई करना चाहे तो आप लोगों को सिखा दें। पर क्या ये वाकई इस कलयुग में, जहाँ हर किसी के मन में एक मैल है, जहाँ हर कोई इस बात को लेकर अभी तक पूरी तरह से ये विश्वास ही नहीं कर पाया है कि ईश्वर है या नहीं है, अभी भी हमारे देश में राम है या नहीं है, कृष्ण है या नहीं है, द्वारका थी या नहीं है, इस पर तो बहस चल रही है, उसमें आपको लगता है कि ईश्वर के दर्शन मुमकिन है? आपका नजरिया बताइए, ये मुमकिन है? देखिए, हर किसी के कैलाश में जाने की या फिर बड़े बड़े पर्वतों में जाने की जरूरत नहीं है। हर किसी के भाग्य में दर्शन होता नहीं है, नहीं होता, हर किसी का अगर भाग्य में दर्शन हो जाए, उतना बड़ा कर्म उसका हो, तो फिर उसको तो आगे फिर स्वर्गारोहण करना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत पापी लोग हैं, केवल मोह माया में लिप्त हैं, उनको दर्शन नहीं होगा, वो तो सवाल ही करते रहेंगे। लेकिन जो दर्शन प्राप्त करेंगे उनके लिए है कि कितना भी आपके ऊपर, कहते हैं ना, गंदगी जमी पड़ी है, दिमाग गंदा है, सब गंदा है, लेकिन एक मंत्र है, कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचि। मतलब जब भी आप भगवान का केवल ध्यान करते हैं तो आप अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। चाहे कई बार होता है, कई कथाओं में है कि किसी ने किसी से बदला लेने के लिए साधना करी, वो भगवान की भक्ति पर बैठ गया, साधना करते करते वो भगवान की भक्ति में रम गया और बदला लेने का विषय ही खत्म हो गया, यानी वो शुद्धि हो गई। चाहे गलत विचार से आप जाएं साधना करने या अच्छे विचार से जाएं, विचार को शुद्ध करना भगवान का काम। कई बार तो मैं समझ ही नहीं पाती कि सुमिताचार्य जी के जो ट्रोलर्स हैं, मैं उनके फैंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो उनके ट्रोलर्स हैं शायद उन्हें समझते नहीं हैं। हालांकि हम पॉडकास्ट के सिलसिले में ही मिलते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव यहाँ पर रहा है, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है आप, बिल्कुल साफ दिल के हैं और अपनी बातों को बहुत बेबाकी के साथ भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा मैंने भी एक टेस्ट किया था, मैंने बहुत बार देखा, आपको बता देती हूँ ये छोटी सी बात, बहुत बार देखा मैंने सुमित जी को बड़े प्रभावशाली, शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हुए। जब मैंने उन मंत्रों का उच्चारण देखा तो एक पल के लिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में आया ऐसा तो नहीं सामने लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं और जनता को ये लग रहा है, उनके व्यूअर्स को लग रहा है कि वो देख कर पढ़ रहे हैं। पर यकीन मानिए हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप इसे कह सकते हैं, मुझे किसी की परीक्षा लेने का हक नहीं है, लेकिन जब हम जनता की आवाज़ बनकर इस चेयर पर, इस कुर्सी पर बैठते हैं तो कुछ फर्ज हमारे भी बन जाते हैं। और यकीन मानिए सब पूरी तरह से कंठस्थ है, सब इस छोटे से मस्तिष्क में पूरी तरह से लिखा हुआ है, और यही आपकी मेरे ख्याल से साधना है, यही एक बड़ी साधना। पर दिक्कत होती है इतने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण, या बस एक बार देखा और आपको ये सब कंठस्थ हो गए? नहीं, एक बार देख के कंठस्थ नहीं होता, आप जब बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तभी चीजें याद होती हैं, वो स्वाभाविक है। सारे मंत्रों का उच्चारण आता है, सब आपको आता है? नहीं, देखिए, जो भगवान की इच्छा से मंत्र जितने आपको आ रहे हैं उतना ही आप उच्चारण कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा भी, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे एक शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा जी मंत्र दे रहे हैं पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय। तो वो कह रहे हैं भगवान शंकर की अनुकंपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वो मंत्र मैं तुम्हें सिखाता हूँ, लेकिन ये मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण तो मुझे भी नहीं आता, केवल शंकर कर सकते हैं। तो मंत्र देवता का शरीर है और देवता का शरीर का उच्चारण ये स्थूल कंठ कर ही नहीं सकता। जो उनकी इच्छा से जो ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार उच्चारण कर लेना चाहिए, या जितना गुरु ने सिखाया उच्चारण कर लेना चाहिए। मैंने आपके भी कुछ रील्स देखे, इंटरव्यूज देखे, मैंने कई ज्योतिषाचार्यों को भी देखे हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगी, मुझे बस एक चीज समझ नहीं आता, क्या वशीकरण का उपाय देना जो आज की जनता भी कहती है, क्या ये सही है? क्या पता सामने वाला आपसे प्रेम ही ना करता हो, उसका प्रेम किसी और के साथ हो, लेकिन आपके मंत्रों का वो प्रभाव हो कि वो वशीकरण हो जाए, मैं कहती हो जाए, क्या ये सही है वशीकरण के उपाय बताना? देखिए, जब भी आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में तंत्र विद्वान होता है, चाहे रामायण पढ़िए, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़िए, मार्कंडेय पुराण पढ़िए। मैं बताता हूँ, एक कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी चक्षुषी,
सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलानपि एतेन स्तुवताम देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्धति। स्तोत्र पढ़ के भी भगवती ही कह रही हैं कि इस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से आपको तंत्र के 6 षडमार्ग सिद्ध हो जाते हैं। मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, विद्वेषवन हो, चाहे स्तंभन हो। तो ये तो 6 षडमार्ग है ही हैं जो शास्त्र में हर जगह हैं। तो ये टूल्स होते हैं। अब टूल्स का गलत प्रयोग करना है या सही प्रयोग करना है वो आपके तंत्र। इस टूल्स का गलत प्रयोग हो गया, अगर कोई, मैं ये कहती हूँ यहाँ बैठकर अगर किसी को मैं बहुत पसंद आ जाती हूँ या मुझे कोई पसंद आ जाता है और मुझे आपका वो मंत्र बहुत प्रभावशाली लगता है और पता चला वशीकरण हो गया, तो फिर क्या होगा? मामला तो यहाँ बिगड़ जाएगा। मतलब ये तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं मंत्रों को गलत नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आपकी विद्या 100% सही, पर क्या वो उस जो लाखों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, वो सही पहुंच पा रही है? सुमित जी, क्या इस बात की श्योरिटी है? मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब मैं मंत्र बताता हूँ तो साथ में ये भी बताता हूँ कि मंत्र को कहाँ प्रयोग करना है। अगर उदाहरण के रूप में किसी की पत्नी है, किसी का पति है, या किसी ने प्रॉमिस किया कि शादी करना है, करनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कुछ होता नहीं है। होता है तो गंधर्व विवाह होता है। एक सामाजिक विवाह हो गया और एक गंधर्व विवाह हो गया। तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, वो है तो आपकी पत्नी, है तो आपका पति। किसी मोह लालच में पड़ करके वो भाग जा रहा है या कहीं और वो संबंध बना रहा है, तो वहां पर तो इन चीजों का प्रयोग करना, एक टूल का प्रयोग करना सही है। अब उदाहरण के रूप में लोगों ने गहने पहन रखे हैं। अब गहनों को देख करके किसी का इच्छा हो जाए कि सामने पड़ा हुआ जो लाठी है उससे लेकर के उसके गहने छीन ले, तो अगर वो छीनने का विचार मन में आता है, चोरी तो वो कर ही सकता है, लेकिन उसके कर्म में वो छीनने का कर्म निहित हो गया। और जो इस तरह का कर्म करता है, मैंने उनकी दुर्गति होती हुए देखी है। मृत्यु अवस्था, जब मृत्यु का समय आता है तो अंतिम काल में ये जो शक्तियां होती हैं जिससे वो तंत्र का प्रयोग करते हैं, वो शक्तियां मनुष्य का मल उनके मुंह में डाल देते हैं। रोक रही हूँ ताकि मैं इस सवाल को पूछूं और इस सवाल को हम ठीक से निकाल सकें। जो लोग मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं, आप जैसे प्रसिद्ध जाने माने ज्योतिषाचार्यों से मंत्र सीखते हैं, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो कुछ पाने का हो, चाहे वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए हो, अगर उनकी मंशा भावना सही नहीं है तो उनके साथ क्या हो सकता है? अगर उनकी गलत मंशा है, देखिए मंत्र कार्य करता है लेकिन मंशा गलत है, तो उनके अंतिम समय में जब मृत्यु का समय आएगा तो उस समय उनके मुख में गंगा जल पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। उनकी बहुत अकेली स्थिति में मृत्यु होती है और उस समय वो जो शक्तियों के गण होते हैं वो उसके मुख में जाके मनुष्य का मल डाल के आ जाती हैं ताकि उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हो सके और वो जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। और ये सभी को सुन लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ज्योतिषाचार्य पॉडकास्ट में बैठकर या इंटरव्यू देते हैं और वशीकरण के उपाय बताते हैं और हम उन मंत्रों के विपरीत नहीं जा रहे हैं, हम उन मंत्रों को गलत या सही नहीं कह रहे हैं। अगर आप सही मान कर भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब हो सकता है, ये बताना जरूरी है। मेरे ख्याल से हर एक ज्योतिषाचार्य को बताना भी चाहिए। एक मैंने सिखाया था अभी रिसेंट में कि नाभि से वशीकरण, कि नाभि पर अपने अनामिका, नाभि पर अपने अनामिका उंगली को स्पर्श करा के शनिवार की रात से शुरू करते हैं। ओम नमो सर्व मोहिने स्वाहा, अमुक कस्या में उस व्यक्ति का नाम लेकर के ममा वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो इतना बोलते हैं 21 बार और 21 दिनों तक ये साधना के जैसा करते हैं, उस व्यक्ति को मन में कल्पना करते हुए रात के समय लेट करके। तो अब ये प्रयोग वही मैंने बताया कि इसको करने का वशीकरण में जाए क्यों, मतलब हालांकि हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरा बड़ा मन करता है इस पर बातचीत करने का। किसी को वशीकरण का उपाय बताना ही क्यों है? मतलब क्यों कोई बताए? मतलब किसी को अगर आप प्रेम करते हैं तो अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने आचरण से जीते ना। किसी को पाने के लिए किसी मंत्र की जरूरत क्यों है सुमिताचार्य जी, क्यों? अब समझिए, अगर आपका कोई व्यक्ति है जो आपका पति है या आपकी पत्नी है, वो रास्ते से भटक जाए, उसका मन कहीं और चला जाए या फिर आपका साथ ही छोड़ के चला जाए, कुछ गलत कर्म में लग जाए, तो वहाँ पर वशीभूत करना पड़ता है। जैसे कि किसी के पास बाहुबल है तो वो बाहुबल से कर लेता है, किसी के पास बाहुबल नहीं है तो मंत्र बल का प्रयोग करता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि गलत प्रयोग अगर किया जाए, गलत मंशा का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ जो पाप है वो बहुत बड़ा है, वो जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम, देवी भागवत कहता है। जरूर आप जरूर देख लीजिएगा अगर ये पॉडकास्ट, ये रील या फिर ये इंटरव्यू आप तक पहुंचे, कि मंत्रों का गलत उच्चारण और मंत्रों का गलत मंशा से किया गया उच्चारण आपको बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे मंत्रों का उच्चारण हम देखते हैं कई बार वो लोग कर लेते हैं जिन्हें लगता है कि अरे ये कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, और कई बार हो सकता है वो सच भी हो जाता हो। अच्छा, भविष्यवाणियों को लेकर अब जिक्र करते हैं, ये बातचीत यहाँ पर हो गई है। कब लगा आपको कि भविष्यवाणियां अब करनी चाहिए? बहुत भविष्यवाणियां आपकी आ चुकी हैं, उन पर बातचीत करेंगे। कभी आपको लगा कि जिंदगी की नहीं, देश की भविष्यवाणी करनी है? देखिए, मैंने अक्सर हर जगह ये सवाल लोगों का देखा कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य सब बाबा कहाँ चले जाते हैं, जब कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो सबकी चुप्पी क्यों लग जाती है।
तो मैंने सोचा यार शास्त्र में तो सब बताने का उपाय है, फिर कोई नहीं कर रहा तो मैं ही करना शुरू कर देता हूँ कि ये डेट से ये डेट का रेंज निकालता हूँ और उसके बीच में ये घटना इस जगह पर हो सकती है। अभी उदाहरण के रूप में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में जो ये बड़ा प्रोटेस्ट चला है इसके बारे में मैंने जब आपके साथ भी पॉडकास्ट करा था फरवरी के महीने में, तो उस समय भी मैंने कहा कि देखिएगा 15 जुलाई से लेके 12 अगस्त के बीच में, यकीन मानिए मुझे तब विश्वास नहीं होता, मुझे लगा था ऐसा कौन सा मुद्दा आ जाएगा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में, जेंजी जो है इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाएगा। लगा था ठीक है, हो गया तो ठीक है, लेकिन ये सच है, इसके तो गवाह हूं मैं। तब तक तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का कोई भाषण भी नहीं आया था, किसी प्रकार से वर्ड्स का यूज नहीं किया गया था जो शब्दों से जेंजीज को बोला गया। तो जब मैं खबर भी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जो मैं धार्मिक पॉडकास्ट करती हूँ उसमें आपने कहा, राखी जी ने भी कहा, त्रिशला जी ने भी कहा और बहुत ही डंके की चोट पर कहा कि ऐसा वक्त आएगा जब इतनी बड़ी तादाद में आप उनमें से रहे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बिल्कुल भी मैं कह सकती हूँ यहाँ बैठकर, क्योंकि वो सबूत के तौर पर हमारे पास होता भी है। लोगों ने कितना बड़ा लोहा माना कि बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों ने, जब मैंने डेट्स बताए थे कि 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन टिकट नहीं लेना है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी उसका लोहा माना, क्योंकि हमारी ज्योतिषी की भविष्यवाणियां 2025 से लोग ज्यादा देखने लगे और उसके बाद से कंपनियों पर भी असर पड़ा कि उन्होंने अपने प्लेनों को ग्राउंड करवाया भारी मात्रा में। तो ये जो सारी चीजें घटित हुई हैं, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत अब उस स्वर्णिम अवस्था में पहुंच रहा है, या भारतीय शास्त्र का उतना प्रचार होने लगा कि अब देखिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं ज्योतिष सीखने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हमारा धर्म का प्रचार है, धर्म का प्रचार होगा, धर्म के कोष में धन आएगा, तब जाकर के गुरुकुलों का निर्माण होगा, पुरानी व्यवस्था फिर से आएगी। जी, वैसे तो आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो सच भी हुई हैं। कोई ऐसी 10 भविष्यवाणी जो आप बताना चाहे कि ये मैंने भविष्यवाणी की थी और ये इतनी तय समय सीमा में पूरी भी हुई? पहली तो सबसे वायरल जो थी हमारी कि 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन क्रैश मैंने बताया था और रिपीटेड प्लेन क्रैश का मैंने बताया था। उस महीने बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए थे, चाहे 28 जनवरी को ही अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ था, वेनेजुएला के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद तुरंत आपका ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्लेन क्रैश हुआ था, झारखंड से एयर एम्बुलेंस आ रहा था उसका क्रैश हुआ था। मतलब अमूमन एक महीने में एक प्लेन क्रैश होना पूरे वर्ल्ड में, गणना ने देख लिया था। हाँ, एक महीने में एक प्लेन क्रैश होना एक आम बात होती है, 2 होना आम बात होती है, लेकिन एक महीने में 14 से ज्यादा प्लेन क्रैश होना एक बड़ी बात होती है। ये मेरी भविष्यवाणी थी। दूसरी वो हुई। उसके बाद मैंने भविष्यवाणी करी थी कि 16 मई से लेकर के 10 जून के बीच में दिल्ली एनसीआर में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 11 आतंकवादी 24 मई को पकड़े गए दिल्ली एनसीआर से और हमजा बुरहान मारा गया था उसी समय 21 मई को, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था, और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी 3 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़े जा चुके थे। तो ये सारी घटनाएं भी 16 मई से 10 जून का मैंने डेट रेंज बोला था, उसी रेंज में हुआ। और हर महीने ऐसी चीजें नहीं होती, हर महीने कोई आतंकी नहीं पकड़ा जाता, जो रेंज मैंने बताया वहीं पे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय इंटेलिजेंस को भी कि आपको जिस प्रकार से अगर इसरो किसी प्रकार से लॉन्च करता है तो पंचांग का सहारा लेता है, उसी प्रकार इंटेलिजेंस को भी अगर ज्योतिषाचार्यों का सहारा लेना पड़े तो लीजिए। आपको एक रेंज बताया जाता है, इस लोकेशन में ऐसी घटना घट सकती है, आप वहां पर काम करिए तो आपको निश्चित वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। इसीलिए पहले के समय में राजा भी अपने ऊपर ज्योतिषाचार्य रखते थे, हर छोटे से छोटे कदम में उनकी सलाह लेते थे। लेकिन अभी अनौपचारिक रूप से नेता ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, लेकिन कोई मंत्रालय में उनके लिए जगह नहीं है। जो जगह अगर हो जाए तो मैं मानता हूं, आप कह रहे हैं कि मंत्रालय में भी एक ज्योतिषाचार्य होना चाहिए, तो इसके लिए तो फिर बहुत आवेदन आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि उसकी भी एक सिलेक्शन प्रक्रिया होनी चाहिए? पहला तो वो ब्राह्मण होने चाहिए। बात है कि हम धर्म की बात करते हैं तो ज्योतिषी गणना तो हमारे धर्म का ये कटूट हिस्सा है, हमारे शास्त्र। भारत को हम अखंड भारत अगर बनाना चाहते हैं तो जिस समय हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास में हमारा अखंड भारत था और उस समय जो व्यवस्था थी, चाणक्य थे तभी तो चंद्रगुप्त था, तो वो चाणक्य को बैठाना पड़ेगा तभी चंद्रगुप्त आ सकता है। अच्छा, ऐसा अगर कोई प्रक्रिया निकली, ऐसा कोई पद निकला, तो क्या आप उसमें आवेदन देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल दूंगा आवेदन। अब मैं अभी से आवेदन के लिए वैसे तैयार हूँ और मैं इनफैक्ट सरकार को ये कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जब देखिए ज्योतिषाचार्य लोकेशन बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य डेट रेंज बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि बड़े बड़े नेताओं की बदनामी होने वाली है, भारतीय नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो सकती है। मैंने कहा था ना कि 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में, और अभी देखिए कितने बड़े बड़े नेताओं के अगेंस्ट में लोग बोलने लगे, भीड़ उमड़ गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैटर पहुंच गया, यह मुद्दा पहुंच गया। तो ये चीजें उसी रेंज में फिर घटित हो जाती हैं। मैंने ये तक कहा था कि बायलैटरल टॉक्स भी रखना हो तो इस समय स्थगित कराना पड़े तो कराना चाहिए भारतीय सरकार को।
और ईरान, अमेरिका और जो ये पूरा युद्ध सामने आया, हाँ। इजराइल का युद्ध आया, हाँ। इसे लेकर भी आपकी भविष्यवाणियां क्या कुछ कहती रही? ये तो 2025 में मैंने करी हाँ थी जी। कि 2026 का शुरुआत होने दो आप, अमेरिका इतने साल से शांत बैठा हुआ है लेकिन अब वो युद्ध में फंस जाएगा। ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, 3 जनवरी को ही 2026 शुरू हुआ और 28 जनवरी से पहले मैंने बोला था, पहले महीने में ही 28 जनवरी से पहले से ही अमेरिका युद्ध में आएगा और लंबा युद्ध में आएगा। दुनिया भर के लोगों ने कैलकुलेशन करा कि ये युद्ध बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी कहता हूं ये बात, 2027 के सितंबर से पहले किसी भी प्रकार की शांति नहीं आने वाली है। फिर भी 2032 तक ये युद्ध का जो हालात है वो पूरे दुनिया में गर्मा गर्मी का माहौल बनाए रखेगा। सुमिता आचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बहुत सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई, लेकिन वो भविष्यवाणियां भी हैं जो सच साबित नहीं हुई, जिसे लेकर भर भर कर वो कमेंट भी आए कि ये भी तो कहा था। अच्छा, कई लोग तो ये कहते हैं हमने ना ये रील इकट्ठा कर ली है, हम देखेंगे कि ये हुआ या नहीं हुआ। वहां पर क्या होता है? ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है या फिर ज्योतिषी गणना कहीं ना कहीं गलती कर बैठती है? क्या मैं होता बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मेरी 2 भविष्यवाणियां जो लोग कहते हैं गलत हुई हैं, उसके ऊपर मैं बता देता हूँ। पहला, वर्ल्ड कप को लेकर के मेरी भविष्यवाणी आई थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर के, और लोगों ने कहा कि वो गलत हो गई। हुआ क्या इसमें कि मैंने वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करने के लिए जो मैंने कैलकुलेशन पद्धति का प्रयोग करा था तो वो पूर्ण नहीं थी, और उस कैलकुलेशन पद्धति में मैंने एक भविष्यवाणी का चार्ट बनाया तो उसमें दिखा कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं। लेकिन इसको मैंने समय आने पर, जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उससे पहले मैंने रिफाइंड किया, कैलकुलेट किया, और आपके जैसे ही एक और न्यूज चैनल में बैठ करके मैंने वर्ल्ड कप होने से पहले बोला कि पहले के सारे वीडियोस को खारिज करिए, नए कैलकुलेशन आई है। उस नए कैलकुलेशन में मेरा ये निकलता है कि वर्ल्ड कप भारत जीतेगा और टॉस भारत हारेगा। 2 बातें मैंने बकायदा बताई थी। जब मैच होता है तो टॉस भी हारता है भारत और वर्ल्ड कप जीत जाता है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है इस पे मात्र 1500-1600 ही व्यूज गए, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम चरण पे रिकॉर्ड हुआ था और इसके कारण लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। थोड़ा मलाल होता है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो जीवन का सच है, कुछ सही जाएगा तो कुछ गलत भी जाएगा, सब कुछ सही नहीं जा सकता है, क्योंकि सब कुछ 100% सही चला गया तो आपको नहीं लगता कि वो श्रेणी सीधा उस ईश्वर में या वो इस ईश्वरीय ताकत में आ जाएगी? देखिए, मैं कोई ईश्वरीय शक्ति पे दावा नहीं कर रहा, गणना पद्धति पे दावा कर रहा हूँ। कई बार होता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, अगर उसमें 5 मिनट का भी अंतर होता है तो एक सीता एक गीता हो जाता है। दोनों में बहुत अंतर होता है स्वभाव में, दोनों के भविष्य अलग अलग होते हैं। लेकिन वही सोचिए कि इंटरनेट पर पड़े हुए डेट ऑफ बर्थ मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप याद करिए ना, एक बार बिहार के चुनाव के समय मैंने कैलकुलेशन करी थी, मैंने कहा था कि इस बार के जो 2026 में जो सीएम के पद पे बैठ रहे होंगे बिहार में, वो होंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का नाम कोई जिक्र नहीं कर रहा था, भाजपा की तरफ से भी कई सारे उम्मीदवार थे, लेकिन मुझे कहीं से डेट ऑफ बर्थ सही सप्लाई हुआ। सम्राट चौधरी को मैंने देखा राजपद है, तो मैंने क्या कहा था कि नीतीश जी अभी सरकार में बैठे हैं लेकिन कुर्सी उनके डगमगा रही है, 2 से 3 महीने के अंदर वो रिजाइन करेंगे। नीतीश जी को भी आपके पास हाँ, नीतीश जी को भी नहीं पता था कि वो रिजाइन करने वाले हैं, अचानक रिजाइन करते हैं। जो आदमी 20 साल से सीएम बना हुआ है वो आदमी अगले 5 साल और खींच सकता था। फिर ममता बनर्जी का क्या हुआ? लोगों ने इसको लेकर काफी कहा कि फिर ममता बनर्जी कैसे, आपने पॉजिटिव वे में उनका साथ दिया था या मैंने साथ, देखिए ज्योतिषाचार्य किसी का साथ नहीं देते हैं, यहाँ पर भविष्यवाणी कैलकुलेशन पद्धति है। अब ममता बनर्जी जी की जब कुंडली सप्लाई होती है मुझे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं उपलब्ध। इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो उटपटांग डेट ऑफ बर्थ है, उनके असली डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, मुझे ये लगता है कि वो किसी और, मतलब उनका जो असली डेट ऑफ बर्थ होता है वो नहीं मिलता नेट पे आपको, नेट से निकाल करके जो दिया गया। तो उसमें जो कुंडली बनी है जिस भी व्यक्ति के, वो सीएम नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ अभी भी नेट पे पड़ा हुआ है, किसी भी ज्योतिषाचार्य से रैंडम पूछेगा। कई बार मेरे आप शोज देखेंगे तो जो एंकर होते हैं वो मेरे सामने रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि आप बताइए इस डेट ऑफ बर्थ को देख करके कि फलाना व्यक्ति क्या करते थे। अभी भी मैं आपको कहता हूं, अगर आपके पास कोई 3-4 डेट ऑफ बर्थ हो कोई फेमस व्यक्ति का, आप मुझे दीजिए डेट ऑफ बर्थ, सामने कुंडली बनाऊंगा और मैं बताऊंगा ये क्या करता होगा ये व्यक्ति। तो ये चीज मैं करता हूं कई सारे मेरे शोज में, आप देखेंगे। समझ गई। अब बताइए कि मैंने ये बताया उसमें ये पॉलिटिशियन है, ये कोई गोविंदा की कुंडली दे रहा है, कोई क्रिकेटर की दे रहा है, तो वहां बता रहा हूँ ये क्रिकेटर है। तो उसी प्रकार से जो डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन उपलब्ध है वहां तो मैं कह देता हूं कि भाई ये तो सीएम का डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आने वाले 5 महीने में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, और साथ ही यूपी का, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा जी। यूपी का सीएम कौन बनेगा? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश, जिस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई है, दोबारा से योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री मजबूती के साथ आएंगे या फिर कोई फेरबदल देखते हैं आप? देखिए, गणना पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में पुनः भाजपा की सरकार आएगी, ये तो तय है। तय है, ये तो तय है। हाँ। बम्पर, या फिर आपको लगता है कि कुछ उतार चढ़ाव होगा?
अभी उतार चढ़ाव जैसा योग नहीं है, भाजपा ही उत्तर प्रदेश में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। आपको दिखाई हाँ, देती है। लेकिन अब सीएम पद की उम्मीदवारी की बात की जाए तो जब चुनाव का पक्ष आएगा, जब नाम उसमें अनाउंस होगा, तो वहां पे मुझे मैच करना पड़ेगा कि किसकी कुंडली ज्यादा बलवान है, किसके ग्रह नक्षत्र ज्यादा बलवान है, किन किन के नाम आ रहे हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका क्या जन्म का पूरा पद। ठीक है, मैं तो समझ चुनाव गई। से पहले, चुनाव से 2-3 महीने पहले या 2 महीने पहले मैं एक पॉडकास्ट करके आपके साथ मैं बताऊंगा लोगों को कि फलाना व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उनका बहुत सुमित जी, बहुत सारे तो अब भी कह रहे हैं, ज्योतिषाचार्य कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे, कोई कह रहे हैं कि उनकी सत्ता जाएगी, कोई कह रहे हैं नहीं दोबारा से आएंगे। फिर वो किस आधार पर कह रहे हैं, वो किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, उनका आधार का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा आधार तो ये कहेगा कि जब तक कई बार क्या होता है कि सामने हो सकता है इंद्र बैठे हों, लेकिन इंद्र के सामने कई बार नारायण भी आ सकते हैं। तो अब वो आधार तो तभी बन पाएगा जब आधार में सामने कॉम्पिटिटर्स का सारा फ्लो चार्ट होगा, किसके ऊपर कहाँ किसकी कृपा आ जाए, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि जब तक हाथ में वो तथ्य ना हो जिस पर आप दावा कर सकें, तब तक हवाई दावे से हर किसी को बचना चाहिए। और कुछ बड़ी भविष्यवाणियां इन 5 महीनों में, आने वाले 5 महीने आपको क्या लगता है कितने खतरनाक है? देखिए, मैंने चार्ट बना रखा है। पहले तो एक मैं कहना चाहूंगा 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में, 11 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने का योग है। वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा, लोगों का सड़कों पर आकर के बहुत भारी मात्रा में तोड़फोड़ मचाना, आगजनी का खतरा होना, गोलियां तक चलने का योग यूरोप के अंदर दिखाई पड़ सकता है। और ये जो युद्ध का हालात अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के मध्य है, ये युद्ध का जो असर है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ड्यूरेशन है 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में। ठीक है, और किस तरह की भविष्यवाणी आपको लगता है कि खतरनाक है? 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 का जो समय है, ये युद्ध का समय है, ये बादल फटने का समय है, ये फिल्म अभिनेता के निधन का समय है। मैं बताता हूँ, फिल्म अभिनेता या फिल्म से संबंधित कोई बहुत प्रविष्ट व्यक्ति रहेंगे, प्रमुख व्यक्ति रहेंगे। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में उनका दुखद निधन का समाचार हमें प्राप्त हो सकता है सुनने के लिए। इसी बीच 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट जैसी चीजों से लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए। शेयर मार्केट बहुत तेजी से क्रैश होने का योग दिखाई पड़ सकता है, वहां भारी नुकसान लोगों को हो सकता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको भी दूर रहना चाहिए, उनको भी दूर रहना चाहिए। जो ट्रेडिंग सिखाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए समय उतना उचित नहीं है। अगस्त टू 11 सितंबर 2026, क्योंकि ये काल ठीक वैसा है जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र बने थे जब द्रौपदी हार गए थे 64 के खेल में पांडव। तो वैसा ये पूरा बन रहा है, ये पूरा समय है, और ये समय अभी बार बार आएगा 2032 तक। हर महीने के 5 से 10 दिन इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें ऐसा समय आ रहा है, बार बार रिपीटेड आ रहा है, 2032 तक आ रहा है। तो 2032 तक लोग बहुत कुछ गंवा सकते हैं, जुआ से, शेयर मार्केट से, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट से, क्रिप्टो करेंसी से लोगों को दूर रहने की इसमें सलाह दी जाती है। भारतीय राजनीति के लिए भी बता दीजिए कि आने वाले 5 महीने भारत की राजनीति के लिहाज से आपको क्या बहुत बड़ी उथल पुथल, या फिर आपको लगता है कि वो संतुलन नजर आ सकता है? देखिए, भारतीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचने का योग दिखाई पड़ता है, और वो भी आप शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई के बाद से। तो उसके बाद से भारतीय राजनीति में उथल पुथल हमें दिखाई पड़ेगा, और उथल पुथल में हमें केंद्र के पदों में उथल पुथल दिखाई पड़ेगा। केंद्र से कोई बड़े नेता अचानक अपने पद से हट सकते हैं, इस प्रकार का योग भी हमें 27 जुलाई के बाद, शनि वक्री होने के बाद दिखाई हमें पड़ सकता है कि बड़े प्रमुख नेता अपने पद से हट जाएंगे। इस प्रकार का योग है। और साथ में बैंकों को लेकर के नुकसान होने का योग है। बैंक फ्रॉड का समाचार 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में बड़े स्तर का बैंक फ्रॉड होने का योग दिखाई पड़ता है। इंसान की जिंदगी भर की कमाई रहती है, क्या करेगा फिर वो इंसान? अगर पिछले बार ही देखिए ना सबीना जी, क्या हुआ था। मैंने कहा था कि मार्च अप्रैल मई के महीने में बैंकों से अपने पैसे निकाल लीजिए। कुल 950 करोड़ का एफडी घोटाला हुआ था। एचडीएफसी बैंक ने 150 करोड़ का एफडी घोटाला किया था, आईडीएफसी बैंक ने 590 करोड़ का, और कोटक महिंद्रा बैंक ने 160 करोड़ का, यानी कुल 960-970 करोड़ के आसपास का एफडी घोटाला। सोचिए, लोग 50-50 हजार रुपए। फैक्ट्स पर बोल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे फिर से देखना पड़ेगा, पता चला इसमें हम भी वो हो गए। मतलब जो आपने फैक्ट्स इस आंकड़ों के हिसाब से बताए हैं वो पूरी तरह से, इसीलिए मैंने 50-60 कर दिया। अच्छा, जोड़ लेता हूं 1 मिनट बस। ठीक है, तो अगर वैसा है तो मैं क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस मंच पर बैठे हैं हम चाहेंगे कि पूरी तरह से प्लस 160 प्लस 150, 900 करोड़, करीब 900 करोड़ का। ठीक है, करीब ही करें। हाँ जी,
करीब 900 करोड़ रुपए का एफडी घोटाला। आप समझिए कि कुल देखा जाए तो लोग 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए का एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। उतना पैसा लोगों का फंस जाए तो कितना बड़ा समस्या बन जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई क्या देगा रिटर्न में? आरबीआई अपने जो सिक्योर डिपॉजिट होता है वही दे सकता है, यानी अधिकतम 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट। यानी आपके पड़े हुए करोड़ों रुपए भी बैंक में पड़े हों तो कम से कम इसमें 2,500-3 हजार लोगों का जो पैसा है वो फंस गया और उन लोगों की आवाज अभी तक। तो आप कह रहे हैं कि भाई 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दें या अपने पैसों को संभाल लें, क्योंकि कोई बड़ा बैंक घोटाला सामने आ सकता है। इस तरह से आप कह रहे हैं शेयर मार्केट से एक दूरी बनाकर रखें, ये आपने कहा है। और 27 जुलाई 2026 के बाद आप शनि वक्री कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल आ सकती है। कोई एक ऐसी भविष्यवाणी जो सुमित जी आप ये कहें कि ये भविष्यवाणी मुझे जरूर डराती है और इस भविष्यवाणी को टाला नहीं जा सकता? कोई ऐसी भविष्यवाणी है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए कि भाई ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है दुनिया में जिसे टाला ना जा सकता हो। 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत में भूकंप आ सकता है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत में भूकंप आने का आशंका है। भारत कहां पर, कुछ बता सकते हैं आप, या फिर आपको लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया में ही जब भूकंप आता है तो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है, तो अधिकतम आधा भारत। ये बहुत बड़ी क्षति जैसा वेनेजुएला में हुआ उस प्रकार का भूकंप तो नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा खासा भूकंप के रूप में काउंट तो होगा। क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। दर्दनाक तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है। आप यहाँ बैठकर ये मत सोचेगा कि मैं सुमित जी का साथ दे रही हूँ, मेरा उनसे एक अतिथि के तौर पर ये रिश्ता है। लेकिन हाँ, आपने कहा था मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था कि अब लोग सामूहिक तौर पर अपनी जान गंवाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है, देखिए। और हम देख रहे हैं, हाँ, अग्नि से और अभी जो मीथेन गैस से भी लोगों का हुआ, ये हम देख रहे हैं। वाकई ऐसा हो रहा है कि लोग सामूहिक तौर पर अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको क्या ये आगे भी नजर आता है? हालांकि बहुत दर्दनाक है, सच कहें तो ये चीज़ें मन को जख्मी करती है, सुनने भर से ही तकलीफ होती है, पर ऐसा कुछ है क्या? 2025 की शुरुआत में मैंने ये बात निकाली थी। 2025 में मैंने 900 लोगों का अग्नि से देहात्याग का योग देखा था और 2026 में 1500 लोगों का सामूहिक रूप से अग्नि से देहात्याग देखा था, जो कि कभी नहीं देखा था मैंने। 1995 में ऐसा हुआ था, ऐसी ग्रह स्थिति आई थी जब शनि मीन राशि में बैठे थे और उस समय ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टकराना, हरियाणा के स्कूल में आग लगने से 450 बच्चों का निधन होना, तो ये सारी चीज़ें पहले हुई थी। अभी दोबारा से वैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और ये स्थिति जो है 2027 तक जाएगी। 2027 में यही जो आंकड़ा जो मैंने अभी 1500 का निकाला, ये 2500 का स्केल को क्रॉस करेगा। 2027 में फिर से इसी प्रकार से सामूहिक आगजनियों से 2500 लोगों का भारत के अंदर में ही देहात्याग होने का योग है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। और ये क्या वक्त आपने बताया है? ये जो अवधि है 2027 तक ये चलेगा, 2027 के सितंबर महीने तक ये चलेगा। और लोगों को मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी कामकाजी लोग हों, अपने गोदामों में फायर सेफ्टी रेगुलेशंस का अच्छे से पालन करिएगा, कोचिंग संस्थानों में पालन करिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने घर में रखिए और फायर एस्केप डिवाइसेस भी अपने घरों में लगा के रखना चाहिए। ऐसी अवस्था जो है 2027 तक कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, चाहे सिलेंडर का ब्लास्ट होना हो, फ्लैटों में आग लगना हो, ये सारी चीजें बार बार देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसी ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, कब कहां किसके ऊपर ये आग गिरे वो कोई नहीं जानता है। तो अपने तरफ से अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का व्यवस्था, परिवार की सुरक्षा का व्यवस्था बना के रखना चाहिए। चलिए, अब बहुत जल्द हम जान लेते हैं कि आने वाले जो 5 महीने हैं अभी जो बाकी हैं, उनमें किस राशि के लिए वक्त बहुत बेहतर है, किस राशि को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ भविष्यवाणी और कर लें? हाँ, बिल्कुल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जो जानी चाहिए। जी जी। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में बहुत भारी मात्रा में जन पलायन का योग है, यानी भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे जगह पर सेटल हो रहे होंगे और वो बहुत सामूहिक स्तर पर होगा। ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन सकता है 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ही सरकारी कर्मचारियों का बड़े स्तर का हड़ताल भारत में देखने के लिए मिल सकता है और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का राजनीतिक उलटफेर, सत्ता पलट और वहां पर किसी प्रकार का सामूहिक उपद्रव, लोगों का सड़कों पर उतरना, ये सब योग दिखाई पड़ सकता है और ये भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ सकता है। इसी बीच अभी आने वाले महीने में ही 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में मैंने ये भी देखा
कि भारत के उत्तरी प्रांत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो क्षेत्र है वहां पर बादल फटना और बादल फटने से बहुत भारी बाढ़ आना और उससे क्षति मचने का योग दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही जो आगे का महीना है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में हर अगले दिन, यानी कि आप समझिए कि उस महीने में हम लोग लगभग 10 से अधिक प्लेन्स को क्रैश होते हुए देख सकते हैं। और ये एक बड़ी घटनाक्रम मानी जा सकती है, क्योंकि महीने में एक प्लेन क्रैश होना बहुत आम बात होती है, लेकिन 10 से अधिक प्लेन का क्रैश होने का योग 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में दिखाई। नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ही एक प्लेन क्रैश से 2 प्लेन क्रैश पूरे महीने में होता है। इस समय 10 से ज्यादा प्लेन क्रैश होने का योग है। चीन के आसपास इंटरनेट का बंद होना और भारत में भी इंटरनेट का कुछ समय के लिए संकट आने का योग है। बड़ी आईटी कंपनियों पर किसी प्रकार का घात का योग दिखाई पड़ता है, सर्वर के ऊपर घात का योग दिखाई पड़ता है। इस समय औसतन दर से कई गुना ज़्यादा आप देखेंगे कि बैंकों का फ्रॉड, आईटी का फ्रॉड, आईटी स्कैम, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। भारत में भी आईटी से रिलेटेड जो नेता, चाहे जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर बड़े स्तर पर आरोप लगना और वो आरोप और प्रत्यारोप का ये समय रहेगा। नेताओं का इसमें अरेस्ट होने का भी योग दिखाई पड़ सकता है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में। इसी बीच 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ सकता है, आगजनी मचता हुआ दिखाई पड़ सकता है, किसी प्रकार का हिंसक तत्व का जागृत होना दिखाई पड़ सकता है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ही। और इसी बीच चर्चित पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन टूटने का योग है। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में चर्चित पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन टूटेगा, ऐसा योग है। और ठीक अगले महीने जो आ रहा है 10 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 के बीच में देखें तो उस समय विदेशी शक्तियों के द्वारा भारतीय व्यवस्था पर घात जैसा योग दिखाई पड़ सकता है। इसके लिए ही मैं सूचित करना चाहता हूं कि हमें हमारी इंटेलिजेंस को अच्छे से काम करना चाहिए कि क्या चीजें 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में सूचित करती हैं कि भारत के ऊपर किसी प्रकार का घात करने का कोई प्रयास कर सकता है। और उसमें जो घात करने का प्रयास करेंगे लोग, वो पकड़े जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे और उनके साथ वही अंजाम होगा जो पहले लोगों के साथ होता रहा। अच्छा जी, बहुत जल्द जान लेते हैं कौन सी राशि के लिए आने वाली ये सिर्फ 5 महीने जाता जाता जो 2026 होगा बहुत खुशियां देगा और कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, मैं ना शनि वक्री का एंगल अगर लेके समझता हूँ, आप समझाता हूँ, तो होता क्या है कि शनि मीन राशि में बैठे हैं अभी, वक्री होते ही ये आपको कन्या राशि में बैठने का फल देने लग जाएंगे। तो ये जब वक्री होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातक। मेष राशि वाले जातकों को उनके पिता से, उनके शिक्षकों से और अपने बूढ़े बुजुर्गों से बात करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें निकल करके आएंगी जो आपके जीवन के आगे की दिशा को निर्धारित कर देगी, तय कर देगी। अच्छा। ऐसे समय में आप नए स्किल्स सीखेंगे, नए कलात्मक चीजों को करेंगे और रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ की भी पढ़ाई आप करने वाले हैं। बहुत सारी नई चीजें लॉ को लेकर के आप खंगालने वाले हैं। अच्छा। साथ में आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप सेल्फ डाउट की स्थिति में होंगे, अवलोकन कर रहे होंगे अपने हालातों को, और आपके जीवन का जो रोमांटिक पल है, यानी कि जो आपके प्रेम संबंध होते हैं, वो प्रगाढ़ हो जाएंगे। आपकी मैरिटल लाइफ की जो टेंशन्स चल रही थी वो भी प्रगाढ़ होते जाएंगे, उसमें भी आप किसी प्रकार का क्लोजनेस देखेंगे। बड़ी जो लड़ाइयां पहले से चल रही थी वो लड़ाइयां सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। मेष राशि वाले जातकों को इसमें कुछ एक प्रयोग करना चाहिए कि आपको किसी भी मंदिर में जाकर के ज्वलन सामग्री यानी कि सिलेंडर का व्यवस्था करवा दीजिए, या फिर अपने हाथ से ढेर सारा माचिस का और दीपक का व्यवस्था मंदिर में करवा दीजिए, जो व्याधियां आने वाली हैं उससे कट जाएंगी। अच्छा, तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प पॉडकास्ट यहाँ पर रहा है। बस एक दो सवाल बहुत जल्दी जवाब चाहूँगी। आप तो खुद एक अब जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, क्या किसी और ज्योतिषाचार्य को भी आप देखते हैं, सुनते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये भी उसी धर्म के मार्ग पर चल रहा है? कुछ ऐसी आपकी कोई पसंद हो, जैसे होता है ना एक एक्टर की पसंद दूसरा एक्टर हो जाता है, तो कोई ऐसी पसंद आपकी? ऐसे देखा जाए तो मैं ज्योतिषाचार्यों में से डॉक्टर वाई राखी जी को बड़ा मानता हूँ और त्रिशला दीदी को भी बड़ा मानता हूँ, क्योंकि तो उनकी जो साधना, रील्स या
अमूमन मैं देख लेता हूँ उनके अच्छा, रील्स देख लेता हूँ, उनके हाँ, वीडियोस देख लेता हूँ, हाँ, काफी सीखा है हाँ जी। उनके अस्तित्व से मैंने। मेरे गुरुजी को भी मैं बहुत सुनता हूँ, हाँ जो कि जी। देवकुंड मठ में हैं, बैठते हैं हाँ। और बहुत ही प्रभावित करते हैं मुझे, तो उनको देखता हूँ। और साथ में तो सभी कभी जब मिलना ज्योतिषाचार्यों को होता है, हाँ, हालांकि एक शो में हम सब मिले हैं, कभी जब जी। मिलना होता है तो कैसा लगता है? मतलब एक ही वो धर्म जिसमें आप सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जी। मतलब वो मेल मिलाप, कोई एक आपसी कनेक्शन लगता है? ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का ही कोई संबंध रहा हो, अच्छा। ऐसा महसूस होता है, अंदर से महसूस होता है। एक तो त्रिशला दीदी जैसा उनसे हाँ दीदी का जी। भाव आता है, वायराकी हाँ। दीदी से भी दीदी का ही भाव अरे आता है। ऐसा वाह! लगता है कि बड़ी बहन है या फिर हमारी कभी जन्म में बुआ रही हो, अच्छा, इस तरह का भाव आता एक है। ये भाव आपके हाँ, मन में आता परिवार है, का ही भाव आता है मेरे साथ। पारिवारिक जी, भाव जी, आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, और हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए, जी। पॉडकास्ट करने के लिए, जी। अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए, और शुक्रिया आप आए। हर हर महादेव। हर और हर उम्मीद है महादेव। ये पॉडकास्ट हमारे दर्शकों को भी उतना ही पसंद आएगा, और ये आपके लिए भी एक बेहतरीन मंच भी है जहाँ से आप अपनी बात दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।